8th क्लास सब्जेक्ट सोशल यूनिट नंबर फर्स्ट हिस्ट्री आवर पास्ट मतलब हमारे जो भूतकाल में या प्राचीन समय में कैसे क्या होता था उसके बारे में। इतिहास एक्चुअली हर किसी का इतिहास होता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देश हो, या उसका कह सकते हैं कि पीछे जो छूट चुका है या जो पीछे हमने खो दिया है या जो बीत चुका है उसके बारे में, इतिहास के बारे में हम जानकारी पढ़ते हैं। तो विश्व में इतिहास को 3 अवस्था में विभाजित किया है। पहला प्राचीन कला, एशियन टाइम, मिडिल और मॉडर्न मतलब आधुनिक काल। इन सभी को 3 चरणों में विभाजित किया है और ये विशिष्ट अपनी अपनी विशेषता लिए है। प्राचीन युग में मनुष्य एक सोच रचनात्मक या अभिनय के रूप में माना जाता था उसके, और ये इसे ग्रीक, रोम और मिस्र की जो सभ्यताओं को, तरह तरह के महान सभ्यताओं या इतिहासकार हैं उनकी सभ्यताओं, उन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। और राजशाही, सामान्य लोगों को इनके कैसे लोग ये रहते हैं या सामान्य लोग की इनके मध्यकाल में इनकी क्या वो थी, तो ये विशेष प्रकार की उत्कृष्ट विशेषताएं हैं। ऐसी प्रणाली जहाँ पर ऊपरी वर्ग जनता की कीमत पर फलीभूत होता है। भारतीय विश्व के अगर हम देखें तो प्राचीन समय में मेजर डेवलपमेंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मतलब भारतीय विश्व का प्रमुख देशों का जो इतिहास है ये मध्यकालीन या मुगल साम्राज्य के साथ पतन के साथ आया है। दुनिया में उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहे थे, जबकि भारत अपने इतिहास में आधुनिक दौर की दहलीज पर, स्टार्टिंग आधुनिक मतलब मॉडर्न पीरियड में कदम रख रहा था। और सभी इन विश्व की जो घटना है इनके बारे में पता होना चाहिए, विशेष रूप से इंग्लैंड और यूरोप के लोगों, क्योंकि इस टाइम भारत ब्रिटिश के अधीन था। क्योंकि जैसे कि 8वीं सेंचुरी में आप लोग सभी जानते हैं कि भारत देश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड के अधीन था, जिसके कारण उसके इतिहास के बारे में जो यूरोप में परिवर्तन हुए थे या यूरोपीय जो इतिहास के मध्यकालीन का समय है उसमें राजनीतिक परिवर्तन की एक बहुत बड़ी श्रृंखला को चित्रित किया है। परिवर्तन सिर्फ हवा में नहीं था, क्योंकि बल्कि कला में, विज्ञान में, साहित्य में, राजनीति में ये सभी तरह का परिवर्तन हो रहा था। और ख़ास तौर पे ईसाई और मुसलमानों के बीच का जो युद्ध था, ये जो एक दूसरे से कि इसके बारे में अब क्रोसिडियस ईसाई मुस्लिम के बीच जो युद्ध चल रहा था, ये यूरोपीय समाज पर अपने परिणाम तक पहुंच चुका था। और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव उसके व्यापार वृद्धि में हुआ कि यूरोपीय और इस्लामी साम्राज्य के बीच संपर्क के जो परिणाम थे, उस व्यापार के प्रमुख तौर पे इसका परिणाम देखने को मिला है। जैसे कि नेटवर्किंग और जो युद्ध परिणाम हुए थे यह व्यापार के लिए, तो इसके जो नेटवर्किंग है और जिसमें कारीगर, व्यापारी जो बढ़ते मध्यम वर्ग के हैं, ये पुनर्जागरण के लिए ये इस युग में 400 से लेकर 1500 ईस्वी में इसका पुनर्जागरण का एक चक्र के साथ साथ यूरोप को समाप्ति कर दिया था। एक कैटुलर मूवमेंट जो हुई थी, जो आंदोलन होता जो इटली में शुरू हुआ था और फ्लोरेंस में अपने जन्म स्थान से लेकर 16वीं शताब्दी तक यूरोप को कवर करने के लिए चला था। पुनर्जागरण या पुनर्जन्म का जिसका प्रतीक है, जिसमें एक शास्त्रीय विषय के रूप में और विचारों का पुनर्जागरण
पुर्तगाली जो लंबे समय तक यूरोप से एक पुर्तगाली था जिसको निष्कासित कर दिया था कि ये पुर्तगाल में नहीं रह सकेगा, तो उसने निष्क्रिय होकर या यूरोप से निकल कर मध्य युग में जो यूरोप में था, चर्च ने व्यक्ति को विचार की बहुत कम स्वतंत्रता की खोज की अनुमति दी। तो चर्च में लोग मतलब उनके अधीन रहते थे, वो लोग उनको बाहर कुछ भी अपने मन से करने की अनुमति नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल से उनको अनुमति दी थी एक फ्रांसीसी को या पुनर्जन्म जिसको वैसे हम कोलंबस के नाम से भी या नहीं कह सकती मैं ये, परंतु जिनको पुर्तगाली जो लंबे समय तक यूरोप से निष्क्रिय रहे, मतलब वहाँ पे कार्यरत रहे। मध्य युग में यूरोप में जो चर्च के जो व्यक्ति के विचार होते थे वो बहुत ही कम स्वतंत्रता की अनुमति देते थे। इस प्रकार के जो दबाने वाले वातावरण ने यूरोप के कई लोगों को अपने बारे में सोचने और स्थापित, मतलब जब हम किसी चीज़ को दबाते हैं तो वो उसके प्रति ज़्यादा जिज्ञासित रहता है, तो मतलब वहाँ यूरोप के जो लोगों को है उनको कम स्वतंत्रता देती थी, तो इसके लिए वो अधिक और अपने आप को स्थापित करने के लिए या प्रेरित करने के लिए साहसपूर्वक अपना अधिकार मांगते थे या सवाल उठाते थे कि उन्हें इस चीज़ के लिए क्यों, तो भगवान के रूप में भगवान ने प्रमुख रूप से उनको आगे बढ़ने के लिए और जनता की भावनाओं को उत्थान या मानव ज्ञान के रूप में जो माइकल एंजल द्वारा गुटेनबर्ग में प्रेरित किया था, जिसका प्रभाव धीरे धीरे साक्षरता या चर्च के अंजन या चर्च के जो जीवन यापन को मिटा दे। जबकि हाथ में एक बाइबल ले ली थी उन्होंने कि वहाँ पे सब लोग उन्होंने एक बाइबल ली थी कि उसमें लिखा था कि भैया व्यक्ति अपने बारे में स्वतंत्र रूप से सोच सकता है या और वो बाइबल हाथ से लिखी हुई थी। बाइबल का निर्माण करने में 1 साल लग गया था, और यांत्रिक जो प्रेस जो रहती है जो छापती है, तो प्रत्येक दिन एक की दर से बाइबल का उसको मंथन करते थे, उसको पढ़ते थे, और जल्दी ही अपने शिष्यों को और उनके विशेष अधिकार को जो प्राप्त करते थे उनको उस वर्ग में उसको ज्ञान देने के लिए साक्षरता पे अपना अधिकार रख रखा था। यह अधिकार उस काल में एक नया चरण का विकास देखा। मनुष्य शरीर से गौरवान्वित करने के लिए या अपने आप को प्राउडली बनाने के लिए इस नए युग का निर्माण कर रहा था, जिसे पुनर्जागरण निर्माण कहते हैं। और कला को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उसने पहले कभी कदम नहीं उठाए थे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो प्रतिभाएं थी, जो नई जीवन को जीने की इच्छाएं रखते थे, वो बाइबल में जो सत्य को रेखांकित करते गए। भगवान ने मनुष्य को पृथ्वी पर शासन करने के लिए बनाया है, या किस प्रकार उसका जीवन यापन होता है उसके बारे में वो बताते गए। और ये अनुमान लगाया है कि मनुष्य पृथ्वी पर लगभग भगवान का प्रतिनिधि बनकर आया है, और किसी के पास किसी के अधिकार को कम करने या उसका हनन करने या उसको दबा कर रखने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है उसका। तो इस अवधि में कुछ महान कलाकार जैसे माइकल एंजल, लियोनार्डो, सेलिन, बोथकेली, ये सारे जो वानवरी और रिपेल जो समुद्री महान साहित्यकार हैं, इन्होंने समुद्री यात्रा को फिर से मतलब पुनर्निर्माण के लिए इस काल में जो महान खोजें की, महान यात्राएं करके अनुभव किया कि मेरिनर जो कंपास का आविष्कार, कार्डियोग्राफी में सुधार और जहाज के निर्माण में
जो लंबे समय तक यात्राएं न केवल संभव करी बल्कि काफ़ी हद तक ये संभव किया है कि यूरोपीय व्यापार में अपना सुस्त व्यवसाय या जो एकदम व्यवसाय एकदम बिल्कुल एकदम डल हो गया था उसको नई नए मार्गों में अपनी नई भूमिका को खोज करें। और 1492 में 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, जबकि वास्को डी गामा के रूप में जाने जाने वाला एक पुर्तगाली जो नाविक है उन 1498 में भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग खोजा था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, ध्यान रखना, और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो उसके साथ साथ यूरोप के एक नए नए उत्साह या अनुभव बड़े पैमाने पर उसको अपनी किताब में लिखते गए, उनके साथ व्यापार भी करते गए। परिणाम यह है कि 17वीं शताब्दी में वे व्यापारिक कंपनी का विकास हुआ, जैसे कि अपन जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार के लिए आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसने कई देशों से व्यापार करके अपने आप को स्थापित किया था। इसके बाद आता है, तो इसका अगला वीडियो अपन अगले उसमें रिफॉर्मेशन पेज नंबर 7 पढ़ेंगे। आधा 7 पढ़ चुके हैं। ये 8वीं क्लास का हिस्ट्री चैप्टर 1 स्टार्ट किया है मैंने। आगे का हिस्ट्री अपन कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।